हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हमने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें 500 एमसीक्यूज़ हम लोग ले रहे थे। बस ये वही वाली सीरीज़ है जिसमें अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं उससे पहले तो आपने देखा होगा कि ये क्लासेस जो हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो छोटा सा आज मैंने एक मोटिवेशनल कोट लिया है। आई होप ये थोड़ा सा आपको एनर्जी से भरपूर कर देगा ताकि आप ये पूरी क्लास को देख पाओ। चलिए, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। इसका मतलब ये है कि सक्सेस जो है ना, ये छोटे छोटे एफर्ट्स का ही एडिशन है जो आप लोग बार बार करते हैं। कई बार होता है ना कि हम थोड़ा सा निराश और हताश हो जाते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट नहीं, अगर आपको कहीं पे असफलता मिल रही है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं। आप जब ये डेली के जो छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं, आप जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, यही एक दिन आपको सक्सेस कर देगी। और ये ऐसा नहीं है आज हमने 5 घंटे पढ़ाई कर ली फिर हम अगले दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर हमने 10 घंटे कर ली फिर हम 2-3 दिन तक कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर आप डेली का भी 2 या 3 घंटे डेली देते हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ, यानी कि लगातार एक अनुशासन के साथ अगर आपने जो भी एफर्ट्स हैं अगर आप लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। ओके तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और बस यही थोड़े से हमारे एफर्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए हैं ताकि आपके एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चंस गलत नहीं हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 230 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बसु या सीवी रमन। तो आप यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी मेटल की वस्तु है, अगर इसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्लियर? छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट, ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है। जो हम हीट रेडिएशन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा है जो इसकी विशेषता नहीं है? फर्स्ट, आगे बढ़ने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड, प्रकाश के वेग से गति करती है। थर्ड, सीधी रेखा में गति करती है। एंड फोर्थ, जिस माध्यम से गुजरती है उसे प्रभावित करती है। देखिएगा, हम जब हीट की बात करते हैं ना, हीट को संचरण के लिए लगभग यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होगी। और हीट का जो संचरण है, यानी कि जो हीट आगे ट्रांसमिट होती है, वो लगभग 3 तरीके से होती है। एक तो आपने सुना होगा कंडक्शन, जिसे आप चालन कहते हैं। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसे आप संवहन कहते हैं। और थर्ड है रेडिएशन। तो रेडिएशन वाला जो प्रोसीजर है, इसके अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन जो होता है ये होता है ठोस माध्यम में। अगर आप किसी वस्तु को, किसी बर्तन को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बर्तन में जो मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे गर्म होंगे और वैसे वैसे पूरा पूरा करके आपका जो यहाँ से मान लीजिएगा आपने हीट दी है तो इस प्रकार से पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समन की बात करते हैं तो समन होता है जनरली किसके अंदर? जो लिक्विड होते हैं। मान लीजिएगा आपने यहाँ पे बर्तन है और यहाँ पे पानी है जिसको आप गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर आपने इसको आग लगाई हुई है। क्लियर? तो यहाँ ये समवन में किस तरीके से पानी गर्म होता है? मान लीजिएगा ये वाले जो नीचे वाले बबल्स हैं, ये वाला जो पानी है नीचे वाला, वो सबसे पहले गर्म होगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये वाला जो प्रोसीजर होता है ऊष्मा का, जिसमें ऊष्मा संचरण होता है, ये होता है संवहन प्रोसीजर और ये होता है तरल में। अब बात करते हैं ये विकिरण या रेडिएशन, ये होता है जहाँ पे हवा माध्यम हो या फिर निर्वात हो, या आप बोल सकते हैं कि इसको तो ज़रूरत भी नहीं है।
रेडिएशंस जो होती हैं, अब देखो रेडिएशंस जो हैं प्रकाश के वेग से गति करती हैं, बिल्कुल सही है। सीधी रेखा में गति करती हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, होगी तो भी करेगा, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। जैसे प्रकाश निर्वात में उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, माध्यम होगा तो भी ट्रेवल करेगा, अगर नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी स्पीड होगी। सेम एज इट इज रेडिएशन के साथ भी होता है, यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा जिस माध्यम से गुजरता है उसे प्रभावित करता है। अब अगर माध्यम ही नहीं होगा, मान लीजिएगा मैंने आपको एक बॉल देनी है, मैं ऐसे फेंक दूं सीधा, तो बीच में जो भी मीडियम आया उसने उसको प्रभावित नहीं किया ना, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जो रेडिएशंस होती हैं, अगर हम हीट रेडिएशंस की बात करते हैं, तो ये बीच वाले आने वाले जो मीडियम्स होते हैं उनको प्रभावित नहीं करती है। तो आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ ना कि मुझे मेरे पास ना आगे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है जिसको मुझे कोई बॉल देनी है या कोई भी वस्तु देनी है, बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। एक तो ये प्रोसीजर होगा कि मैंने एक बच्चे को दी, होता था ना क्लास में, अगर कोई कॉपी देनी है तो क्या होता है, टीचर आगे वाले बच्चे को देता था, फिर आगे वाला पीछे बच्चे को, फिर इस तरीके से पीछे पीछे करके आपकी जो कॉपी है वो उस पर्सन तक जाती थी। तो ये तो मेथड होता है आपके कंडक्शन वाला, चालन वाला। ठीक है, सेकेंड ये होता था कि मैंने किसी को कॉपी दी और मैंने बोला कि पीछे वाले बच्चे को जाके दे आओ, तो उसने क्या किया, उस लड़के ने उठ के पीछे वाले बच्चे को कॉपी दे दी, तो वो तो है समवन वाला मेथड। और तीसरा क्या हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने सीधा फेंक उस लड़के की तरफ कॉपी, मैंने कहा पकड़ ले। ठीक है, वो कौन सा हुआ, वो है आपका रेडिएशन। तो जब मैंने इस कॉपी को फेंका तो बीच वाले पे कोई, जितने बच्चे थे उन पे कोई असर नहीं पड़ा ना, तो यही वो चीज़ कह रहा है। ओके चलो, नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ पर्वत है, दूसरा कहता है कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, सेकंड है अजैविक घटक यानी कि जीवाणु, थर्ड कहता है हरे पौधे यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, एंड फोर्थ कहता है वर्षा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखिएगा पर्वत की बात करते हैं तो इसने बोला है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, नहीं, जो समुद्र है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है, क्योंकि उसका जो नेचर है, प्रकृति, जो उसका खारापन है, उसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसका टेम्परेचर है, ये सबसे मायने रखता है, इसी वजह से ये आपका सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। तो ये तो गलत था। जीवाणु जो है ये आपका जैविक घटक है क्योंकि लिविंग है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया है। हरे पौधे ऑब्वियसली पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट नहीं करती है। अगर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जाती है, यानी कि अर्थ का तापमान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया था। अगर सही पूछा जाए तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं ना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही में लाइक ज़रूर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। ये जो आज के क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, पूरा देखना है, लाइक करना है, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर अनदर आपको कोई भी इशू है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आता है। पर्यवेक्षक यानी कि श्रोता। ठीक है, तो इसे क्या महसूस होता है, या ऑब्जर्वर। मान लीजिएगा कि हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन दूर से आ रही है, तो जैसे ही दूर से आती हुई मेरी तरफ आ रही है, इस तरफ से आ रही है और सीटी बजाते हुए आ रही है, तो मुझे कैसा फील होगा, ये बस यही प्रश्न पूछना चाह रहा है। क्या फ्रिक्वेंसी अधिक होगी, क्या फ्रिक्वेंसी कम होगी, आवृत्ति समान होगी, या कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब ठाक होनी ना, मतलब क्या होगा। चलो देखो, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रेन जैसे दूर से आती है और जैसे वो ऐसे एक साउंड मतलब हॉर्न बजाती है, तो आपको ना वो आवाज़ जैसे जैसे नज़दीक आती है वो आवाज़ आपको तेज़ सुनाई देती है। ऐसा तो होता है ना, जैसे जैसे आपके नज़दीक आएगी आपको आवाज़ तेज़ आएगी, और अगर यहाँ से जा रही है आगे की तरफ हॉर्न बजा रही है तो आपको वही आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। नोटिस किया होगा, यही क्या एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी हमारे गली में अनाउंसमेंट वाली कोई गाड़ी आती है, कोई योजना वगैरह कुछ भी चल रही है, या फिर कोई स्कीम्स आती हैं, तो शॉप वाले जो है वो अनाउंस करवाते हैं, तो जैसे जैसे वो गाड़ी आपके गली के पास आती है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, और जैसे जैसे वो आपसे दूर चली जाती है तो उसकी आवाज़ धीरे हो जाती है। ये तो नोटिस किया है ना, वो किस वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आपके नज़दीक आती है ना तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है।
डॉपलर इफेक्ट सुना है ना आप लोगों ने, जस्ट ये वही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, डॉपलर इफेक्ट जो है, डॉपलर प्रभाव जो है, ये वही वाला है कि जैसे जैसे कोई भी साउंड जो है, जैसे ही वो ऑब्जर्वर के नज़दीक आएगा या श्रोता के नज़दीक आता है तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जस्ट कुछ आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ये गाड़ी जो है एम्बुलेंस वाली इस आदमी की तरफ जा रही है, तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसको ध्वनि, उसको जो उसकी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, और इससे दूर जा रही है, यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर इसी वजह से इस आदमी को आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगी। क्लियर? चलो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक चुंबक से विकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रभावहीन है, चुंबक से आकर्षित हैं, इनमें से कोई नहीं। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक को आकर्षित करते हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं ठोस होती हैं। अच्छा, पर हमने तो एक सुना है ना, पारा, मरकरी जो होता है, हमने पारा सुना है भाई, वो तो क्या होता है, वो तो एक आपका लिक्विड मेटल है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पारा एक धातु है परंतु फिर भी वो कैसा है, द्रव स्टेट में होता है। मरकरी का इस्तेमाल आपके जो थर्मामीटर है उसमें होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर में आपने देखा है ना, बीपी वाली मशीन, उसमें भी किया जाता है। देखिएगा, सभी धातुएं कठोर होती हैं नहीं, क्यों? क्योंकि आपने देखा है सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। सोडियम, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोटेशियम और लिथियम, ये तो इतनी सॉफ्ट मेटल हैं कि आप इनको चाकू से आसानी से काट सकते हो, है ना। क्लियर? सभी अधातुएं गैस होती हैं नहीं। अब अधातु में अगर हम बात करें कार्बन, तो कार्बन गैस नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें आयोडीन, आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। धातुएं जो है वो कुछ ही है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर वगैरह है, ये कुछ हमारी गैसेस होती हैं, बट सभी हो नहीं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि कार्बन है, आयोडीन है, तो ये कैसे हैं, ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया है। सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो तन्य या डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम उनसे क्या कर सकते हैं, धातु से तारे बना सकते हैं। आपने देखा ना, लोहे की तारें, एल्यूमिनियम की वायर्स, कॉपर की वायर, तांबे की तारें ना, तो हम तारे बना सकते हैं। उस प्रभाव को या उस गुण को कहा जाता है तन्यता या डक्टिलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी मेटल्स तो नहीं होती ना। अब सोडियम पोटेशियम की बात करोगे तो आप इनसे तो नहीं बना सकते हो तारे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, समझे? ओके, चलो। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मैम? चलो, आपके लिए एक प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का एक और नाम क्या है, साधारण भाषा में हम इसको किस नाम से बुलाते हैं? ओके, यहाँ पर इसने बोला है जलीय विलयन क्या होता है। तो देखिएगा, अगर आप सोडियम कार्बोनेट की पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा NaOH और H2CO3, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये तो क्या है, बेस है, क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड है। और बेस कैसा है, तो ध्यान रखिएगा, बेस है स्ट्रॉन्ग, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि प्रबल अम्ल है, और ये है आपका वीक एसिड। तो अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसी का तो दबदबा होगा ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या बोलेंगे कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा या एल्केलाई, सॉरी बेस होगा या एल्केलाई, समझे? ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, शेविंग क्रीम क्या है। इससे रिलेटेड आपका जो प्रश्न है वो वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। वन रक्षक और वनपाल के पेपर में ना यहाँ से बहुत सारे, हाँ मुझे एक वीडियो बनाना था, बच्चों ने बोला भी था कि साइंस को कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं वन रक्षक के एग्जाम के लिए, कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे याद आ गया। चलो, शेविंग क्रीम क्या है? शेविंग क्रीम, आप देखते हैं ना, थोड़ा सा शेविंग क्रीम लगाई हो इतनी सारी झाग हो जाती है ना। शेविंग क्रीम एक आप बोल सकते हैं कोलाइडी है, कोलाइडी विलयन है।
और ये क्या होता है, ये होता है मिक्सचर। और मिक्सचर में कैसा होता है, यानी कि मिश्रण होता है। और मिक्सचर में भी कैसा होता है, विषमांगी होता है। कैसा होता है, विषमांगी। आप जिसको बोल सकते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसमें ना एक्चुअली ये होता है कि ये जो मिक्सचर है, इसमें जो दो चीज़ें आपस में मिली होती हैं, उनके कण इतने महीन होते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जबकि निलंबन जो है ना, ये भी नो डाउट, ये भी कैसा है, ये भी आपका विषमांगी मिश्रण ही है। और परंतु ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई होती हैं आपस में, उनको आप अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि रेत में, अगर पानी में अगर आप रेत डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि मिट्टी है, और साथ में थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी नीचे भी बैठ जाएगी, तो आप अलग से उसको छान के अलग भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि पानी के अंदर तेल डाल दोगे तो स्पेसिफिकली आपको पता चल जाएगा कि पानी में तेल मिलाया हुआ है। परंतु अगर हम बात करते हैं दूध, दूध अगर बात करते हैं तो ये कैसा है, एक आपका कोलाइडी है, क्योंकि दूध में आप जैसे कि अगर आपने पानी मिला तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हो। बट ये मिक्सचर कैसा है, तो ये है विषमांगी मिश्रण, क्योंकि उसके अंदर फैट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कोई भी क्रीम है, शेविंग क्रीम वगैरह है, वो भी कोलाइडी का एग्जाम्पल है। कोहरा है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, जिसे आप एरोसोल के एग्जाम्पल बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो शेविंग क्रीम है ये कोलाइडी का एग्जाम्पल है, और इसमें भी कौन सा है, फॉर्म है। कैसा है, फॉर्म है। और देखो, आपने जब शेविंग क्रीम लगाई तो बहुत सारी झाग निकलती है ना, तो जहां से झाग निकल रही है यानी कि वो गैस है। कई बार होता है ना, कोई चीज़ उबलती है, उबलती है तो ऐसे झाग झाग सी बन जाती है। जैसे कि आप ना मक्खन से घी बनाओगे तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बाद में से झाग झाग सी बनने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे झाग सी बन रही है यानी कि गैस रिलीज हो रही है, उसके अंदर पहले क्या थी, गैस थी। तो फॉर्म में क्या होता है, गैस और द्रव, इनका मिक्सचर होता है। और शेविंग क्रीम जो है वो इसी का ही एग्जाम्पल है। राइट आंसर आपका क्या होगा, कोलाइडी है। शेविंग क्रीम क्या है, कोलाइडी। और कैसा प्रकार है, फॉर्म का प्रकार है, फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिश्र धातु पीतल क्या है, पीतल जो है ब्रास, हम जानते हैं कि ये एक एलोय है, जो कि किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक। हम इसको बहुत सिंपली याद करते हैं, पिताजी, पिताजी। पिताजी का मतलब क्या हुआ, पीतल, कॉपर और जिंक, ठीक है, तांबा और जिंक से मिलकर बना है, जिसे आप बोलते हैं पीतल कहते हैं, ब्रास कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि एलोय है, जिसके अंदर दो धातुएं मिली हुई है, परंतु ये एक यौगिक तो देखो नहीं है, ठीक है। निलंबन भी नहीं है, क्योंकि आप इसको अलग से पहचान नहीं सकते हैं। कोलाइडी भी नहीं है, ये है विलयन, क्योंकि आपने इसमें क्या किया, मेटल्स को पिघलाया और उनको आपस में मिला दिया है। और विलयन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लगभग 9 प्रकार के। तो ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रास है, पीतल जो है, ये मिश्र धातु है और ये विलयन का प्रकार है। ओके, तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चंस और आते हैं। कांसा, ब्रॉन्ज पूछा जाता है ना, इसका आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी मेटल्स होती हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने देखा नहीं, ब्रॉन्ज, इनके मेटल वगैरह मिलते, तो ये वही ब्रॉन्ज है, कांसा है। तो आपको इसके बताना है कि इसमें कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, क्योंकि ये भी एक मिश्र धातु ही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप में से ना बहुत बच्चे, बहुत कम लोग ना आंसर देते हैं जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। या तो आप क्लास को पूरा देख नहीं रहे हैं, या तो आप देख रहे हैं तो सुस्ताई कर रहे हैं। जो ये सुस्ताई और ढीलापन कर रहे हैं ना, ठीक है, आप मान लो कि अब जो आंसर्स कर रहे हैं ना, जो रिप्लाई करते हैं, तो वो देख लेना कि उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा अलर्ट, मतलब कि मोड में आके ना क्लास को देखते हैं। ऐसे सुस्ताते रहोगे ना, फिर तो कुछ नहीं होना। अगर आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो ना, तो कम से कम सही से तो लगाओ। और फिर आपके पास एक्सक्यूज़ क्या होते हैं कि हमारा लक काम नहीं किया, या फिर हमने पढ़ा तो था बट पता नहीं, वो हमें याद नहीं रहा, हमें वो आया ही नहीं। तो हमारे लिए पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने जो पढ़ा है, समझा है, उसको यूज़ में लेकर आना, उसको उपयोग में लेना। तो वो कैसे होगा कि आपने जो पढ़ लिया है, अगर आपको याद है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एटलीस्ट आप उसका आंसर करें। जब आप उसका आंसर करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर तक घुस जाएंगी और जल्दी से नहीं निकलेंगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगता है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा होता है? तो यहाँ पर हमसे बात हो रही है दर्पण और लेंस, यानी कि मिरर और लेंस की बात हो रही है। तो दर्पण आपने देखा होगा, समतल दर्पण तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको कहीं पर अपना मुंह देखना है, इवन हमारे घरों में जो भी मिरर होता है, जो भी शीशा होता है, दर्पण होता है, वो प्लेन या समतल दर्पण ही होता है। उसमें तो वस्तु और या इमेज जो है वो बराबर, जितने हम हैं सामने दर्पण में इमेज भी उतना ही बनता है। क्लियर? परंतु ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा है आभासी होना चाहिए और हमेशा वस्तु से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो इमेज है वो हमेशा कैसी होगी? छोटी होगी। छोटा इमेज होगा, वस्तु से छोटा होगा और कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा? सीधा। क्लियर? तो यहाँ पर अब आपके पास अवतल लेंस तो है नहीं, क्या है? उत्तल दर्पण है। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अवतल दर्पण है ना, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं या फिर अगर आपकी कोई चीज़ गिर गई है, या जो घड़ी वाले दुकानदार होते हैं, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ईजिली देख पाएँ। क्लियर? और इवन जैसे कि आप लोग अगर बहुत बड़े रेस्टोरेंट या होटल्स में जाते हैं, अगर वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो आपका रूम होगा उसके अंदर आपको इस प्रकार का मिरर दिया जाता है, जहाँ पे आप अपने फेस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली एक एक चीज़ दिखेगी। तो वो क्या है? क्योंकि वो चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है, तो वो है अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पे जो छोटा सीधा साधा सा लोग होते हैं, जो मतलब सीधे साधे लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे झुक के छोटे बन के रहते हैं, और ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। तो ये कैसा बनाएगा? इमेज आभासी बनाएगा। तो ना, जब भी आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलेट करके याद करो, ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। और इतनी सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट करके चलोगे ना, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रश्न है, ऊष्मीयमान की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई क्या है? ऊष्मीयमान यानी कि जो आपका थर्मल वैल्यू है, थर्मल वैल्यू में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई क्या है। अब हम ये तो जानते हैं हीट जो है, अब हीट क्या हो गया? जैसे जैसे हीट निकलेगी, ऊष्मा का मान या हीट जैसे जैसे निकलती है, अगर आप किसी चीज़ को जलाते हैं, आपने किसी चीज़ को जलाया, तो उसका क्या होगा? पर्टिकुलर द्रव्यमान होगा। तो इकाई द्रव्यमान जलाने से जब जो हीट निकलती है, वही इसका जस्ट एक क्या है? ऊष्मीयमान है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऊष्मा की जो यूनिट है वो क्या होती है? आपकी जूल होती है, और द्रव्यमान की जो होती है वो होती है किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा, जूल प्रति किलोग्राम क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन किसके खाद्य संरक्षण में, किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है? तो हम ये देखते हैं कि बहुत बार अगर हमारे पास कोई चीज़ बच गई है, तो हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ खराब नहीं होती है? बहुत सारी चीज़ें आप उसको 2 या 3 दिन तक, इवन कई कुछ ऐसी चीज़ भी होती है कि आप उसको महीने तक भी स्टे कर सकते हो, रख सकते हो उसके अंदर। ऐसा इस वजह से होता है, क्या वो कीटाणुओं को मारता है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर देता है, या भोजन को बर्फ की परत से सील कर देता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करके भोजन को ख़राब कर देता है, तो वो उन रिएक्शंस के प्रोसीजर को धीमा कर देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक बंद कर देगा, नहीं, धीमा कर देगा। तो जहाँ पर चीज़ अगर आपने बाहर रखी थी, वो एक ही दिन में ख़राब हो जानी थी, तो फ्रिज में आप उसको 2 या 3 दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, और उतने कम टेम्परेचर पे ये जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं, धीमे हो जाती हैं, जिस वजह से आपके जो फूड है वो सही रहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, एकीकृत मात्रक म्यू का वैल्यू बता दीजिए। म्यू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है? हम यहाँ पर पूछ रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने जब केमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान के बारे में हमने बात की थी। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो तो लगभग नगण्य के बराबर होता है, परंतु अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका काफ़ी अच्छा खासा द्रव्यमान होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उसके सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, क्योंकि
उसके केंद्र में ही क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 1 एटॉमिक यूनिट का मात्रक, यानी इसको हम यू से भी लिख देते हैं, तो पूछा गया है कि इसका जो मान है वो कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मान होता है 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, अगर आपने देखा हो। इसको 1 AMU भी कहते हैं, इसको म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसको 1 डाल्टन भी कहते हैं। डाल्टन भाई साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी थी इसी वजह से। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं, किलोग्राम में तो -28 है, बाकी तो सारे ग्राम में है। यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा फटाफट से गए और टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको यूनिट बहुत अच्छे से देखनी है। तो जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे तो -27 किलोग्राम है, तो अगर आप इसको ग्राम में बदलते हैं, 66 है तो कोई बात नहीं, 1.67 एक ही बात है, 1.67 या 66 ही लिख देते हैं, गुना 10 की पावर -27 गुना 10 की पावर 3 ग्राम, है ना, हुआ ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किलो को अगर आप इसमें बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 ये 3 है और ये -27 है, तो कितना हो जाएगा, 1.66 गुना -24 ग्राम हो जाएगा, है ना। 27 में से 3 घटाओगे तो कितना, 24 आएगा। अब देखो, अब है, हाँ अब तो है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ये माइनस में पावर है, ये माइनस में पावर है, ओके, कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। ऑब्वियसली बच्चे का इवन बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर इंडिया में मटके का पानी प्रेफर करते हैं गर्मियों में फ्रिज की बजाय। अब मटके का पानी बहुत ठंडा हो जाता है, अब उसके पीछे भी काम, एक लॉजिक काम करता है, और वो प्रक्रिया जो है उसको बोला जाता है वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। मटका आपने देखा है, मटके में ना साइडों में मटके की जो बनावट होती है, अब ये ना मैं कुछ ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मटका होता है इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो छिद्र है ना, इनमें से पानी रिसता जाता है, पानी बाहर निकलता जाता है और वहीं से इवेपोरेट होता रहता है। अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि आपको 100 डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि पानी उड़ जाएगा, नहीं, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पानी उड़ता रहता है। देखा ना कभी आपने फर्श पे पानी गिरा दिया है, तो अगर आप पोछा नहीं लगाओगे तो थोड़ी देर के बाद वो सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो साइडों में पानी जैसे जैसे निकलता जाता है इवेपोरेट होता रहता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर का मान है वो कम हो जाता है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, है ना। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी नंबर। ऐसे ही कूलर जो है वो आपको ठंडी हवा देता है, क्यों, अब वहाँ पे जो जालियों में पानी गिरता है वो वहाँ से इवेपोरेट होता रहता है, कूलर के आसपास जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपको ठंडी हवा आएगी। ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। ग्रीष्म काल में लोलक घड़ी धीमी हो जाती है, ऐसा क्यों। आपने देखा है ना, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है वो धीरे हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब वो क्या है, मेटल है, तो उसका जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने की वजह से उसकी जो ऐसे घूमने की जो दर है वो कम हो जाती है, धीमे हो जाती है, ठीक है। और यही सर्दियों का पूछा जाता है कि सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, तो वही इसका जस्ट अपोजिट कि जो पेंडुलम है उसकी लंबाई कम हो जाती है, इसी वजह से उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। क्लियर, तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बल, संवेग और विस्थापन क्रमशः ए, बी और सी हैं तो आपको बताना है ए सी बटा बी क्या होगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस ना पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ए सी बटा बी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए है बल, ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, विस्थापन, और बी यहाँ पर क्या है, संवेग, है ना, ऐसे तो दिया है, यस। अब यहाँ पे पूछा गया है, अब देखो, अब इससे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। आप इसको और सिंपल कर दो। जब हम इसको और सिंपल करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर बल F बराबर क्या होता है, ma होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपने देखा है ना, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, मतलब बल के वो समानुपाती होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dp अपॉन में dt, संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल के समानुपाती होती है, सेकंड, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, तो यहाँ पर ये हुआ संवेग गुना यहाँ पर ये विस्थापन है, और नीचे अपॉन में क्या हुआ है, संवेग,
है ना, यही वाला लिखा है संवेग, और ये क्या था, समय था। चलो हम इसको पहले समय लिख देते हैं, संवेग इसको हमने पहले लिखा, ठीक है, और बाद में यही वाला विस्थापन बटा संवेग लिख दिया। हमने बस इसको शॉर्ट में बल की जगह पे हमने संवेग बटा समय लिखा है, क्योंकि न्यूटन का दूसरा गति का नियम कहता है कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो हमने बस यही किया है। तो क्या होगा, अब ये यहाँ से कट जाएगा, आपके पास क्या बचा है, विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन को जैसे एक आप डिस्टेंस टाइप में मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, ऐसा क्यों होता है। प्रेशर कुकर, प्रेशर यानी कि प्रेशर क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे देखिएगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाता है। इसी वजह से खाना जल्दी पक जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसी वजह से खाना जल्दी पक जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप घूमने जाएंगे, अगर आप वहाँ पे मैगी की डिमांड करते हो तो वो आपको जल्दी से बना कर दे देते हैं, और जब आप देखोगे कि वो कैसे बनाते हैं तो वो कुकर में ही बनाते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल नहीं करते, हम लोग तो कढ़ाई वढ़ाई में कहीं किसी में बना दिया ना, किसी पैन में बना लिया, परंतु वो क्या करेंगे, वो कुकर में बनाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, पानी धीरे धीरे उबलेगा या कम टेम्परेचर पे ही उबलना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसको खाने को अच्छी हीट नहीं मिलेगी और खाना देरी से पकेगा। इसी वजह से कुकर का इस्तेमाल होता है, ताकि कुकर जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल सुरक्षा माचिस के निर्माण के लिए किया जाता है। आपसे पूछा गया है माचिस के निर्माण में, माचिस की तिल्लियां होती है ना, तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, हम रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्बन के अपरूपों पर विचार कीजिए और गलत कथन को बताइए। हीरे का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में काटने में, भेदने में और पिसाई में होता है, बिल्कुल सही है। हीरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप पत्थरों की कटाई कर सकते हैं। इवन जो डेंटिस्ट के पास आगे वो आपके दांतों को रगड़ने के लिए एक मशीन से होती है, उसमें भी डायमंड ही होता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग है। कांच वांच को काटने में भी हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो फिर बिल्कुल सही हुआ है। हीरा सर्वाधिक कठोर ज्ञात प्राकृतिक खनिज है, बिल्कुल सही है। हीरा जो है वो नेचुरल है और सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे कठोर है। आर्टिफिशियल में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट, सॉरी सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो है 2.47, और आपसे गलत ही पूछा गया था। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट, यस नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विषाणु की जो खोज है, विषाणु की जो खोज है वो किसने की थी, इवांस्की, लुईस पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन या कार्ल लिनियस। तो ध्यान रखिएगा इवांस्की। जब ये तंबाकू का मोज़ेक वायरस, तंबाकू के मोज़ेक वायरस की खोज कर रहे थे, तभी इन्हें वायरस के बारे में पता चला था। और ध्यान रखिएगा, वायरस को हम लोग ना लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव लिंक होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये शरीर से किसी भी लिविंग से बाहर है तो ये एक निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही किसी की बॉडी में एंटर कर जाएगा तो सजीव, जैसे सजीव क्या करते हैं, प्रजनन वगैरह करते हैं, वैसे ही ये अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, अपने जैसे और वायरस बनाना शुरू कर देगा। तो ये जब तक बाहर है तो मरे हुए की तरह व्यवहार करेगा, जैसे आपकी बॉडी में आ गया तो जैसे अब जिंदा की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी वजह से इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, और ये कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं करता है। किसने इसकी खोज की थी, इवांस्की ने की थी। क्लियर। चलिए, जल की सतह पर एक पतली तेल की जो परत है वो किसकी वजह से दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अगर तेल की परत आ जाती है तो वो चमकीली सी दिखाई देती है, वो रीजन होता है व्यतिकरण की वजह से। पहले भी बताया था, व्यतिकरण जो है इंटरफेरेंस है, इसी की वजह से ही ये आपको दिखाई देता है। और साथ ही साबुन के जो झाग के बुलबुले हैं वो भी आपको रंगीन प्रकाश में इसी वजह से दिखाई देते हैं, इसी फिनोमिना की वजह से ही दिखाई देंगे।
बाकी जो है मैं आपको जब टॉपिक करवाऊंगी तभी बताऊंगी। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? आर्द्रता अगर 100% है और तापमान 60 डिग्री है, आर्द्रता 100% है और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है, आर्द्रता 20 है और टेम्परेचर 20 है, आर्द्रता 20 है और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो बताना है कि कहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे। अब देखो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना तो इवेपोरेशन की दर कम हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कपड़े कम सूखेंगे। अब यहाँ पर आर्द्रता 100% है, ना ही रे यहाँ पे भी नहीं सूखेंगे। यहाँ देखो आर्द्रता 20% है, टेम्परेचर 60% है, यहाँ पर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अब कपड़े जो सूखते हैं वो भी इवेपोरेशन की वजह से होता है, वाष्पीकरण की वजह से होता है। ठीक है। जन्म के समय निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी बड़ी होती है? जैसे जैसे बूढ़े होंगे आकार में कमी आ जाती है। पीनियल, पीयूष, थाइमस या थायराइड? तो राइट आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर होगा सी नंबर आपका सही हो जाएगा, थाइमस। हमारी चेस्ट में होती है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती है। ये हमारे शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं को मैच्योर करती है और जैसे जैसे आप छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे से काम करेगी, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो ये लुप्त होना स्टार्ट कर देती है, यानी कि काम करना बंद कर देगी। तो आपने देखा है जब आप जवान होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। 30+ आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती जाती है, क्योंकि ये भी डाउन यानी कि ये भी खत्म होती जाती है इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट, मेनिंजस का भीतरी से बाहरी भाग का सही क्रम बता दीजिए। मेनिंजस एक झिल्ली है जो कि आपके ब्रेन की ऊपरी लेयर बनाती है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। तो सबसे बाहरी आपकी झिल्ली होती है ड्यूरामेटर, बीच में होती है एरिकनॉइड और सबसे इनर होती है पायामेटर। क्या पूछा है? भीतर से बाहरी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डायग्राम में दिखा देती हूँ, देखिएगा ये आपका ब्रेन का हिस्सा है। अब यहाँ पर इनर जो लेयर है वो है पायामेटर, जो सबसे सॉफ्ट होती है। ये जो लेयर है ये सबसे सॉफ्ट होती है, ये सबसे सॉफ्ट होती है। ठीक है, बीच में जो लेयर होती है ये आपकी यहाँ पर ये है आपकी एरिकनॉइड, ये मकड़ी के जाले के जैसी होती है। और ये जो आपके सबसे आउटर लेयर है वो होती है ड्यूरामेटर, ये सबसे स्ट्रांग होती है। जो सबसे बाहरी है वो है ड्यूरामेटर, जो सबसे स्ट्रांग होती है। सबसे इनर पायामेटर जो सॉफ्ट होती है, बीच में एरिकनॉइड है जो मकड़ी के जाले के जैसी होती है, और सबसे बाहरी है ड्यूरामेटर जो सबसे हार्ड होती है। ओके, तो राइट आंसर आपका जो था ये आपने यहाँ पर देख लिया है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी जो हमने पिछले दिनों में क्वेश्चंस किए हैं वो जो पीडीएफ है वो मैं अभी आपको ना रात में ही अपलोड कर दूंगी। इसकी पीडीएफ आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति के मूत्र में कभी भी उत्सर्जित नहीं होता है? अगर कोई पर्सन नॉर्मल है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसके यूरिन में कभी नहीं आएगी? यूरिया, सोडियम, पोटेशियम या अमीनो एसिड? ठीक है, देखो यूरिया तो होता ही है बेसिकली, नाइट्रोजन अपशिष्ट इसी में ही होते हैं, नाइट्रोजन ही होता है यूरिया में। और उसी वही हम जो एनिमल या हम जो मानव हैं वो यूरिया की फॉर्म में ही नाइट्रोजन से बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, नो डाउट। उसके अलावा यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम इनके सॉल्ट भी होते हैं, परंतु अमीनो एसिड या बोल दीजिए प्रोटीन ये नहीं होगा। अगर ये आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ग्लूकोज भी नहीं होना चाहिए, आरबीसी वगैरह यानी कि ब्लड वगैरह भी नहीं होना चाहिए, कीटोन बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी हो सकते हैं, ऑब्वियसली होते ही हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और उसके अलावा पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, ये पक्के से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।